अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इंडियन मिलिट्री ट्रेन को उड़ाने के लिए रॉकेट कहाँ से आएंगे। मैंने अपने तौर पर जहाँ कुछ पुरजोश इस्लाम के शहदाई और पाकिस्तान दोस्त मुसलमानों को खुफिया तौर पर साथ मिलाकर एक खुफिया जमीयत बनाई है। इसका मुजाहरा तुमने देख ही लिया होगा। ये इसी हमारी इस्लामी जमीयत के मेंबर थे जो तुम्हारे पास होटल में फूलों का गुलदस्ता दे गए और माइक्रोफोन पहुंचा गए। हमारा मकसद तकरीबकारी नहीं बल्कि अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मकसद है, और सबसे अहम मकसद ये है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम का ख्याल रखा जाए और कश्मीर के महाज पर अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ने वाले कश्मीरी मुजाहिदों की हर तरह से मदद की जाए। हमारे आदमी अहमदाबाद में ज़िंदगी के हर शोबे के इदारे में मौजूद हैं। वो हमें जदीद किस्म के दूर से मार करने वाले रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर मुहैया करेंगे। तुम उनकी फ़िक्र न करो। सिर्फ इंडियन फ़ौजी इदारों में हमारी अभी तक रसाई नहीं हुई। इसकी वजह सिर्फ ये है कि अव्वल तो मुसलमानों को नाजुक और हसास फ़ौजी इदारों में मुलाजिम नहीं रखा जाता, और अगर मजदूरों जैसे काम करने के लिए मुलाजिम रखा भी जाता है तो उन्हें हसास मकामात के नज़दीक भी नहीं आने दिया जाता। ये रॉकेट लॉन्चर हमारे आला तरीन कारीगर खुद बनाकर हमें देंगे, और रॉकेट ये लोग कहाँ से लाएंगे इसकी खुद मुझे भी खबर नहीं। बहरहाल ये लोग ये तमाम चीज़ें मुहैया कर देंगे। काफ़ी देर तक हम उस छोटे से नदी किनारे वाले रेस्टोरेंट के बाहर बैठे बातें करते रहे। जब दिन की रोशनी कम होने लगी तो हम उठकर रेलवे स्टेशन आ गए। यहाँ से भोपाल की तरफ जाने वाली गाड़ी में सवार हुए। ये पैसेंजर ट्रेन थी। उसने रात के 10 बजे हमें भोपाल पहुंचाया। रात हमने स्टेशन के करीब एक छोटे से होटल में गुजारी। सुबह सुबह उठकर एक बार फिर रेलवे स्टेशन गए, जहां से फिर आगे झांसी की तरफ जाने वाली एक मुसाफिर ट्रेन में सवार हुए और आध घंटे बाद मडघाट के स्टेशन में उतर गए। ये स्टेशन एक पहाड़ी के दामन में था, बिल्कुल वीरान स्टेशन था। मुसाफिर गाड़ी रुकी तो उसमें हमारे अलावा सिर्फ एक मुसाफिर उतरा, जो थोड़ी देर के बाद नजरों से ओझल हो गया। प्लेटफॉर्म पर स्टेशन के अमले का सिर्फ एक आदमी नजर आया, जो स्टाफ के कमरे के बाहर हाथ में सब्ज और सुर्ख झंडियां लिए खामोश खड़ा था। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सब्ज झंडी लहरा दी। गाड़ी छक छक करते स्टेशन से निकल गई। उस आदमी ने हमारे टिकट चेक की और बोला, कहाँ जाओगे? करीम भाई उस इलाके का वाकिफ था। उसने किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वहाँ जंगल की कटाई हो रही है, वहाँ जाएंगे। टिकट चेकर ने कहा कि ध्यान से जाना, आजकल उधर एक आदमखोर शेर आया हुआ है। ये कहकर वो दफ्तर के कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। करीम भाई मुझे साथ लेकर प्लेटफॉर्म के शुमाल की तरफ चल पड़ा। कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये जंगल बड़े खतरनाक हैं। ये हिंदुस्तान के वस्ती पहाड़ी जंगलों का इलाका है। ये खतरनाक घने जंगल आगे झांसी से लेकर नजीबाबाद की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। हम बातें करते प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक आ गए, जहाँ से हमने एक टीले की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। दूर दूर तक उनकी रोशनी में भूरे रंग की ऊंची नीची पहाड़ियां फैली हुई थीं। इन पहाड़ियों के दामन और ढलाने दरख्तों से ढकी हुई थीं। करीम भाई कह रहा था, इस मडघाट नाम के वीरान रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजिम भी आने से गुरेज करते हैं। जिससे दुश्मनी लेनी हो उसको यहाँ तब्दील कर दिया जाता है। इस स्टेशन पर कोई कोई मुसाफिर ट्रेन ही रुकती है। मैंने भोपाल से टिकट लेने से पहले दरियाफ्त किया था कि ये ट्रेन मडघाट रुकेगी या नहीं। जब टिकट बाबू ने बताया कि गाड़ी मडघाट रुकेगी तो मैंने टिकट लिए थे। बहरहाल ये इस एतबार से भी खतरनाक स्टेशन है कि रात कभी कभार जंगली परिंदे आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर आज़ादी से चलते फिरते हैं। हम टीले की चढ़ाई थोड़ी सी चढ़ने के बाद ज़मीन के मुतवाज़ी होकर टीले के गिर्द झाड़ियों में चलने लगे। कोई 10 मिनट इसी तरह चलने के बाद एक चट्टान के पीछे से निकले तो करीम भाई रुक गया। यहाँ से ज़रा नीचे नज़र डालो। मैंने नीचे नज़र डाली तो दिन की रोशनी में मुझे रेल की पटड़ी चमकती नजर आई। ये कोई 50 फुट की ढलान थी। ढलान जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ मडघाट स्टेशन का प्लेटफॉर्म शुरू हो जाता था। रेलवे लाइन मशरिक से जुनूब तक दूर तक नजर आ रही थी। करीम भाई बोला, जहाँ से हम मिलिट्री ट्रेन को दूर से आता हुआ भी देख सकते हैं और वो देर तक हमारी निगाहों के सामने से गुजरती रहेगी। ये पहाड़ की चढ़ाई है जहाँ ट्रेन की रफ्तार भी नहीं होगी। उसने एक खंबे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह खंबा पानी का पाइप है, जहाँ ट्रेन का इंजन पानी लेने के लिए भी रुक सकता है। मैंने कहा, अगर इंजन जहाँ पानी लेने के लिए रुकेगा तो बाकी की सारी ट्रेन तो पीछे दूर होगी। इस तरह टारगेट हमारी रेंज से दूर हो जाएगा। उसने कहा, भोपाल से आगे माल गाड़ी को 2 इंजन लगा दिए जाते हैं ताकि पहाड़ी इलाके में से ट्रेन आसानी से गुजर जाए। चुनाचे मिलिट्री माल गाड़ी के भी 2 इंजन होंगे, एक इंजन आगे होगा और एक पीछे। जब पहला इंजन पानी ले लेगा तो ट्रेन आहिस्ता करके आगे खिसकने लगेगी ताकि पिछले इंजन को पानी लेने के लिए खंबे के नीचे लाया जा सके। अगरचे वाकई ट्रेन जहां पानी लेने के लिए रुक गई तो हमें ट्रेन को उड़ाने के लिए बड़ा आसान टारगेट मिल जाएगा। मैंने उससे कहा, ट्रेन जहां पहुंचेगी किस वक्त? करीम भाई ने कहा, देवलाली से चलकर आम ट्रेनें जहां दूसरे दिन रात के वक्त पहुंचती हैं, मगर ये असलहे से लदी हुई मालगाड़ी रन थ्रू होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये दूसरे दिन शाम के वक्त पहुंची तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लेटफॉर्म के खंभों पर बिजली के बल्ब रोशन होंगे।
हम गाड़ी पर रॉकेट फायर कर सकेंगे। ट्रेन पर हमला करने के लिए इस रेलवे स्टेशन को मैंने इसलिए चुना है कि दुलाली से झांसी तक सारे रास्ते में इससे ज्यादा दूर अफसादा वीरान और बेनामो निशान स्टेशन और कोई नहीं है। फिर ये चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों और चट्टानों में घिरा हुआ है। हम ट्रेन उड़ाने के बाद आसानी से रूपोश हो सकते हैं। आसपास कोई पुलिस स्टेशन या कोई फौजी गैरिजन भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस स्टेशन पर रेलवे का अमला भी 2-3 आदमियों का ही होता है, जहां कोई पुली भी नहीं। ये सारी बातें हमारे मिशन के लिए बड़ी मौजू और फायदेमंद होंगी, इसलिए मैंने इस स्टेशन का इंतखाब किया है। झांसी से आगे नीम पहाड़ी और नीम मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। एक तो वहाँ हर स्टेशन के आसपास आबादियां हैं, दूसरे वहाँ ट्रेन की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। यहाँ तो मालगाड़ियाँ रींग रींग कर चलती हैं। हाँ, अगर रन थ्रू गाड़ी हो और उसको 2 इंजन लगे हों तो उसकी रफ्तार जरा और तेज हो जाती है। मैंने एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से इस जगह का जायजा लिया। वाकई जहाँ से ट्रेन पर रॉकेट फायर करना आसान था। ट्रेन अगर तेज रफ्तार भी हो तब भी उसे निशाना बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक तो रेलवे लाइन नीचे उतराई में थी, दूसरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। टारगेट रात के वक्त भी और मूविंग हालत में भी हमें दिखाई दे सकता था और ज्यादा फासले पर भी नहीं था। मैंने अपने मास्टर स्पाई से पूछा, अगर हम टारगेट हिट करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ से हमारे फरार की क्या सूरत होगी। करीम कहने लगा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से हम फरार होंगे। हम वापस टीले की ढलान उतरने लगे। मैंने कहा, हम जहाँ किसी पहाड़ी गार में भी रात को छुप सकते हैं। वो कहने लगा, असलहे से भरी हुई एक फौजी ट्रेन की तबाही के साथ ही इस सारे इलाके को फौज अपने घेरे में ले लेगी और फौजी कमांडो सुधाए हुए कुत्तों के साथ तखीबकारों की तलाश में निकल जाएंगे। हम जंगल में अगर किसी शेर की कछार में भी छुपे होंगे या जमीन के अंदर भी छुप कर बैठे होंगे तो कमांडो हमें पकड़ लेंगे। ट्रेन उड़ाने के बाद हमें फौरन इस इलाके से निकल जाना होगा। मैं तुम्हें वो इलाका दिखाना चाहता हूँ जहाँ से हम फरार होंगे। पहाड़ी टीले से उतरने के बाद हम दरख्तों के घने झंड में आ गए। जहाँ जमीन हमवार थी, घास के बीच में एक पतली सी पगडंडी बनी हुई थी। इस पगडंडी पर से गुजरते हुए हमें स्याह और भूरे रंग की चट्टानों के दरमियान आ गए। उसके थोड़ा आगे एक दरिया बह रहा था। दरिया का पार्ट ज्यादा चौड़ा नहीं था। उसके दूसरे किनारे के दरख्त बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे, मगर दरिया का बहाव तेज था। करीम ने कहा, हम यहाँ आकर दरिया पार करेंगे। यहाँ हमें कोई कश्ती वगैरह नहीं मिल सकेगी, हमें तैर कर दरिया पार करना होगा। क्या दूसरे किनारे पर हम महफूज होंगे? क्या इधर इंडियन सिक्योरिटी पुलिस के आदमी नहीं आ जाएंगे? करीम ने कहा, दरिया के दूसरे किनारे कोई 2 फरलांग के फासले पर एक गांव है। इस गांव के दरमियान से भोपाल जाने वाली सड़क गुजरती है। उस सड़क पर रात के वक्त सब्जियों, फलों और डीजल तेल ले जाने वाले ट्रकों की ट्रैफिक तकरीबन सारी रात जारी रहती है। हमें किसी न किसी ट्रक में लिफ्ट मिल जाएगी। अगर लिफ्ट न मिली तो हम वहां से आगे जाने का कोई दूसरा इंतजाम कर लेंगे। बहरहाल यहाँ से फरार होना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम कुछ देर दरिया के किनारे के पास बैठ गए। बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। करीम कहने लगा, अगर कोई हादसा हो जाए और हम एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो ये बात याद रखना कि तुम्हें हर हालत में इस दरिया को जरूर पार करना होगा, क्योंकि दरिया पार करने के बाद ही तुम भोपाल जाने वाली सड़क पर आकर वहां से भोपाल या किसी दूसरे शहर जा सकोगे। मैंने इस सारे इलाके का नक्शा अच्छी तरह जहन में बिठा लिया। कुछ देर हम वहाँ अपने मंसूबे के बारे में गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद उठकर दूसरी तरफ पहाड़ियों में से होते हुए मडघाट के स्टेशन पर आ गए। यहाँ से कोई 1 घंटा पहले हमें मुसाफिर ट्रेन मिली जो आगरा से आ रही थी। उसमें बैठकर हम वापस भोपाल आ गए। भोपाल से हम शाम के वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए और रतलाम पहुंचे। वहां से दूसरी लारी में बैठे और रात के 11 बजे अहमदाबाद पहुंच गए। मैं मिस्टर पांडे के बंगले पर पहुंचा तो मीनाक्षी जाग रही थी। वो मुझे देखकर हस्बे मामूल बड़ी खुश हुई। कहने लगी, स्वामी जी आपने बड़ी कृपा की जो दिल्ली से वापस आ गए। मैं तो समझी थी कि अब शायद आपके दर्शन न हो। मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने मेरी कजिन का हाल पूछा। मैंने कहा, वो ठीक नहीं है। उसके माता पिता ने फैसला किया है कि वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएं और वहीं उसका इलाज करवाएं। अच्छा, अब मैं ऊपर जाता हूँ, सफर की वजह से बहुत थक गया। मीनाक्षी जल्दी से बोली, स्वामी जी मैं आपके पाँव दबा दूं। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। पीछे मुझे 2 बातों की फिक्र थी। एक तो मैं अपने लाइटर वाला ट्रांसमीटर बेडरूम में छोड़ आया था। अगरचे मैंने उसे खुफिया जगह पर छुपाया हुआ था, फिर भी मुझे उसकी फिक्र जरूर थी। दूसरे, मुझे ये तशवीश भी थी कि कहीं पहली मंजिल के ड्राइंग रूम वाले टेलीफोन के अंदर लगाया हुआ मेरा छोटा माइक्रोफोन किसी ने न देखा हो। ऐसा हो सकता था कि मेरे पीछे ड्राइंग रूम का फोन खराब हो जाए, मैकेनिक आकर उसे खोले और अंदर लगे हुए माइक्रोफोन का राज फाश हो जाए। मगर खुदा का शुक्र रहा, ऐसी कोई बात ना हुई। फिर भी मैंने ये मालूम करने के लिए कि माइक्रोफोन अपनी जगह पर ही है, अपने कमरे के टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। नीचे ड्राइंग रूम में खामोशी थी। हल्की हल्की भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। फिर ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने मेज पर कोई चीज रखी हो। साथ ही मीनाक्षी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। मैंने रिसीवर रख दिया। अभी तक मेरा कोई राज अफशा नहीं हुआ था। अब मैंने सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया था, ताकि उसके किसी के हाथ लगने का बिल्कुल ही अंदेशा न रहे।
दूसरे या तीसरे दिन शाम के वक्त रीना लेनी के डांस सेंटर में रीना लेनी के पास बैठा स्टूडेंट लड़कियों को डांस की तालीम हासिल करते देख रहा था। कुछ लड़कियों के माता पिता भी कमरे में मौजूद थे। मीनाक्षी अभी तक नहीं आई थी। तबले पर ठेका लगा हुआ था। लड़कियां ताल पर रक्स कर रही थीं। रीना लेनी देवी मेरे पास सोफे पर बैठी ताली बजाकर तबले के बोल दोहरा रही थी। इतने में एक नौकर ने बड़े अदब के साथ सोफे के पीछे से आकर मुझे आहिस्ता से कहा, महाराज आपका फोन आया है, कोई वर्मा साहब आपसे बात करना चाहते। मैं चुपके से उठकर साथ वाले कमरे में आ गया जहां फोन मेज पर पड़ा हुआ था। उसका रिसीवर अलग रखा हुआ था। मैं समझ गया कि ये सिवाय करीम भाई के और कोई नहीं हो सकता। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से करीम भाई की आवाज आई, आज रात हाइड आउट पर पहुंचो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसके साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने रिसीवर रखा और वापस हॉल कमरे में रीना लेनी के पास आकर बैठ गया। रीना लेनी देवी रक्स की ताल देने में मगन थी। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी आ गई। घंटा डेढ़ घंटा वो भी रक्स करती रही। फिर हम दोनों बंगले पर वापस आ गए। मैंने उसे कहा, मुझे रात को महावीर जी के दर्शनों के लिए मंदिर जाना है, मुझे गाड़ी की चाबी दे देना। तुमने कहीं जाना तो नहीं? मीनाक्षी ने आजी से कहा, गुरुजी मुझे तो कहीं नहीं जाना, अगर जाना भी होता तो मैं न जाती। मैं रात के 11:30 बजे गाड़ी लेकर बंगले से निकल गया। पहले हस्बे मामूल नारायण जी के मंदिर गया, वहां 15-20 मिनट गुजारे और फिर अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गया। वीरान क्वार्टर से थोड़े फासले पर दरख्तों में गाड़ी खड़ी की और क्वार्टर में आकर बैठ गया। कोई 5 मिनट बाद करीम भाई भी पहुंच गया। आते ही बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई इंटेलिजेंस का आदमी तुम्हारे पीछे नहीं लगा हुआ? मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मिस्टर पांडे के बंगले के बाहर बैठी हुई इंटेलिजेंस टीम से कुदरती तौर पर कुछ बेनियाज सा हो गया था। खास तौर पर जब मैं गाड़ी में निकलता था तो अपनी निगरानी किए जाने के अंदेशे से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता। मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। करीम भाई उठकर बंद दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा जरा सा खोल कर बाहर झांका, फिर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास आकर स्टूल पर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हें अब बेहद मोहतात रहने की जरूरत है। मुझे शक है कि तुम्हारी निगरानी हो रही है। मुमकिन है कोई आदमी तुम्हारा पीछा करता है, यहाँ तक भी आया। बहरहाल वापसी पर तुम मेरे निकलने के आध घंटे बाद निकलना और यहाँ से सीधा मंदिर जाना। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद बंगले पर जाना। मैंने ये बात नोट कर ली। मैंने करीम भाई से पूछा कि वो खास बात क्या है जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। वो बोला, मेरे आदमी ने दुलाली से इस बात की इत्तला दी है कि 20 तारीख को रात के वक्त जो मिलिट्री ट्रेन असलहा लेकर जम्मू जा रही है उसके 3 डिब्बों का रंग सुर्ख है। सारे डिब्बे माल गाड़ी के बंद हैं, मगर साथ एक मुसाफिर ट्रेन वाला डिब्बा भी लगा दिया है जिसमें फौजी जवान सिक्योरिटी की खातिर साथ जा रहे हैं। मैंने ये बात भी नोट कर ली और करीम भाई से कहा, ये निशानी ट्रेन को वो पहचानने में हमारी मदद करेगी। अब हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। वो कहने लगा, कल रात को 2 रॉकेट लॉन्चर और 12 रॉकेट मेरे पास आ जाएंगे। हमें 18 तारीख को ही ये सामान लेकर मडघाट स्टेशन पर पहुंच जाना होगा। हम स्टेशन के पीछे एक पहाड़ी गार में छुपकर ट्रेन का इंतजार करेंगे। आज के बाद हमारी मुलाकात 18 तारीख को भोपाल के रेलवे स्टेशन पर उसी होटल में होगी जहां हमने एक रात गुजारी थी। तुम जिस रोज चाहो अहमदाबाद से रवाना हो जाओ, मगर 18 तारीख को भोपाल के होटल में मौजूद होना। मैं तुम्हारे पास 18 तारीख की रात को पहुंचूंगा और एक अलग कमरे में ठहरूंगा। वहां मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। वो इतना बड़ा होटल ही है। मैंने रॉकेट लॉन्चर और रॉकेटों के बारे में पूछा कि ये सामान क्या वो अपने साथ लाएगा। उसने कहा, जब हम मडघाट के पहाड़ी गार में पहुंचेंगे तो ये सामान पहले से वहां मौजूद होगा, तुम उसकी फिक्र न करो। अब न मैं तुम्हें फोन करूंगा और ना तुम मुझे फोन करोगे। हमारी मुलाकात अब 18 तारीख को भोपाल के होटल में होगी। तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में निकलूंगा, मगर होशियार रहना, मुझे शुबा है कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। मैं खामोशी से बाहर निकल गया। क्वार्टर के अहाते में अंधेरा था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदत थी। मैंने पूरी आंखें खोलकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे अंधेरे में कोई शको शुबे वाली बात महसूस न हुई। फिर भी मैं क्वार्टर की अकबी दीवार को फांदकर उन दरख्तों की तरफ गया जहां मैंने मीनाक्षी की गाड़ी खड़ी की हुई थी। मैं अंधेरे में एक तरफ होकर खड़ा हो गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि कोई शख्स मेरी गाड़ी के गिर्द तो नहीं मंडला रहा। मैं 5 मिनट तक चुप कर गाड़ी को देखता रहा। वहां कोई नहीं था। फिर मैं खामोशी से चलकर गाड़ी के पास आ गया। गाड़ी स्टार्ट की और जिस तरफ से आया था उसी तरफ से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। करीम भाई की हिदायत के मुताबिक वहां से सीधा स्वामी नारायण के मंदिर पहुंचा। वहां कोई आध घंटा गुजारा और उसके बाद बंगले की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने कमरे में जैन मत के बानी महावीर की एक कांसी की मूर्ति मंगवा कर रख छोड़ी थी और उसके पाँव में रोज फूल रख देता था और अगरबत्तियां भी सुलगा दिया करता था। मीनाक्षी भी फूल ले आया करती थी।
मैंने वहाँ ये बता दिया हुआ था कि मैं दिन भर अपने कमरे में भगवान महावीर की पूजा पाठ में मसरूफ होता हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में कोई ना आए। लेकिन जो मेरा मामूल था कि जब शाम को मिस्टर पांडे अपने किसी खास मेहमान के साथ या अकेला या मीनाक्षी के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठता तो मैं अपने टेलीफोन का रिसीवर थोड़ी थोड़ी देर बाद उठाकर सुन लेता कि मिस्टर पांडे किसी से कोई अहम बात तो नहीं कर रहा। अभी तक उसने किसी से कोई ऐसी खुफिया राजदारी की बात नहीं की और कोई इसराइली या भारतीय फौज का अफसर भी उसे मिलने नहीं आया था। रात को खाने पर कभी कभी या सुबह नाश्ते पर मेरी मिस्टर पांडे से मुलाकात हो जाती। वो हर बार हाथ बांध कर यही कहता कि आपकी मेहरबानी से मेरा गुर्दे का दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया है, अब जो तीसरी पत्थरी गुर्दे में रह गई है उसे भी दूर कर दें। जब फिर मुझसे अपनी तरक्की की फाइल के बारे में बड़ी आजी से फरमाइश करने लगता कि भगवान महावीर से कह दें कि मेरी फाइल पर इंदिरा गांधी जी के दस्तखत करवा दें, मैं उसे सिर्फ तसल्ली देता कि ये काम वक्त आने पर पूरा हो जाएगा। हकीकत ये थी कि मिस्टर पांडे की ये दोनों कमजोरियां मैंने अपने कब्जे में रखी हुई थी और मैं चंद्रिका से इस बारे में अभी नहीं कहना चाहता था। चंद्रिका से भी कई रोज से मुलाकात नहीं हुई थी। असलहे की ट्रेन पर हमला करने का वक्त करीब आ रहा था। मैंने 15 तारीख को मीनाक्षी और मिस्टर पांडे से कहा कि मैं सोमनाथ जी के मंदिर की यात्रा करने को जा रहा हूँ। 2 एक दिन में जाऊंगा और वहां 2 दिन मंदिर में भगवान सोमनाथ की पूजा करूंगा।